हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मिया। तो गाइस, आज हम देखने वाले हैं हमारे फार्मेकोलॉजी का नया चैप्टर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू फार्मेकोकाइनेटिक्स। इससे पहले हमने जनरल फार्मेकोलॉजी ये चैप्टर अच्छी तरीके से रिवाइज किया है और अच्छी तरीके से पढ़ा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने मैंने सिखाए हुए सारे टॉपिक्स अच्छे से पढ़े होंगे और अच्छे से रिवाइज किए होंगे। उनसे रिलेटेड कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेश्चंस हो, आप मुझे चैट में ज़रूर पूछ सकते हैं। और इन सारे टॉपिक्स के जिनके भी मैं लेक्चर लेने वाला हूँ, उनकी सभी की नोट्स आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ अपने टेलीग्राम चैनल में। और मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ गाइस कि अगर आप मैंने प्रोवाइड किए हुए सारे नोट्स अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आप अच्छा जीपैट में स्कोर कर सकते हो। आपको और बाकी कुछ चीजें एक्स्ट्रा से करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको सभी मटेरियल उसी तरीके से प्रोवाइड करूंगा जिससे आपका जीपैट में अच्छा स्कोर आएगा। आज हम अपना स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू फार्मेकोकाइनेटिक्स। सो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि व्हाट इज मीन्ड बाय फार्मेकोकाइनेटिक्स। यहाँ पे हम सबसे पहले देखने वाले हैं फार्मेकॉन। फार्मेकॉन जिसका मतलब होता है ड्रग। फार्मेकॉन जिसका मतलब होता है ड्रग, और काइनेसिस जिसका मतलब होता है मूवमेंट। यानी कि दोनों को कंबाइन करेंगे हम क्या कहेंगे, ड्रग मूवमेंट। फार्मेकोकाइनेटिक्स यानी ड्रग की मूवमेंट। फार्मेकोकाइनेटिक इज नथिंग गाइस बट इट इज द मूवमेंट ऑफ ड्रग from the site of administration to the systemic circulation to metabolism and its excretion. This all the process includes and make the term pharmacokinetic. So, pharmacokinetic is an quantitative study of drug movement in our body. हम जे कैसे ड्रग एडमिनिस्टर करेंगे, ड्रग हमारे बॉडी के अंदर कैसे जाएगी, देन वो हमारे साइट ऑफ एक्शन को रीच कैसे करेंगी, वो मेटाबॉलिज्म के अंदर कैसे जाएंगी, और उसका काम पूरा खत्म होने के बाद वो हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट कैसे होगी। इस टर्म को कहा जाता है फार्माकोकाइनेटिक। उसी की एक और डेफिनेशन है, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग एंड व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, इसे कहा जाता है फार्माकोडायनेमिक। लेकिन व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, इसे कहा जाता है फार्माकोकाइनेटिक। यानी हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या करेगी उसे कहा जाता है फार्माकोकाइनेटिक। देन फार्माकोकाइनेटिक आपने बहुत बार पढ़ा होगा ईडीएमई पैरामीटर। मेनली फार्माकोकाइनेटिक इंक्लूड करती है ईडीएमई पैरामीटर, जिसमें ए स्टैंड्स फॉर एब्जॉर्प्शन, डी स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, एम स्टैंड्स फॉर मेटाबॉलिज्म एंड ई स्टैंड्स फॉर एक्सक्रीशन। ये चारों की चारों टर्म्स हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं गाइस इस टॉपिक में। First of all, pharmacokinetic explains how drug enter, move through or modified and leave the body। जैसा मैंने आपको बताया कि कैसे ड्रग हमारे बॉडी में इंटर करेगी, उसके बाद वो हमारे बॉडी में कैसे ट्रेवल करेगी उसके साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को जाने के लिए, और वो मॉडिफाई कैसी होगी यानी उसका मेटाबॉलिज्म कैसे होगा, और उसका काम पूरा होने के बाद ड्रग हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट कैसे होगी, उसे कहा जाता है फार्माकोकाइनेटिक। ये टर्म आपको बहुत ही अच्छे से याद हो गई होगी। देन हम जाएंगे अगली स्लाइड पर, जहाँ पे मैंने एक अच्छा बहुत ही अच्छा रोड मैप बनाया है जो एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन को कंबाइनली बहुत ही अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही हम ड्रग को इनटेक करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको होगा एब्जॉर्प्शन। उसके साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन से वो ड्रग हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में इंटर करेगी। जैसे ही हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में ड्रग इंटर करेगी, ये बात हमेशा याद रखना कि पर्टिकुलर ड्रग का कोई ना कोई स्पेसिफिक प्रोटीन होता है और वो वहां पे जाकर वो ड्रग बाइंड होती है। अगर ड्रग प्रोटीन से बाइंड होगी तो ड्रग थेरेपेटिकली इनएक्टिव होगी, ना ड्रग मेटाबॉलिज्म के लिए जाएगी ना ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाएगी। पर जो ड्रग प्रोटीन से बाउंड नहीं होती, जो कि उसको कहा जाता है फ्री फॉर्म ऑफ ड्रग, वो हमें थेरेपेटिक इफेक्ट देने के लिए काम आती है, वो मेटाबॉलिज्म के भी अंदर जाती है। सो हमारे लिए यूजफुल कौन सी ड्रग है, जो फ्री फॉर्म की ड्रग है। देन हम देखेंगे जैसे ये फ्री फॉर्म की ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में रीच होती है, वो जाती है डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। डिस्ट्रीब्यूशन जो कि हमारे ड्रग को साइट ऑफ एक्शन की जगह पहुंचाने का काम करती है, और जिन टिश्यू में ड्रग की जरूरत है उन्हें स्टोर फॉर्म में वहां पे उस ड्रग को पहुंचाती है।
देन हम देखेंगे नेक्स्ट टर्म जो कि है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और हमारे बॉडी में मेन मेटाबॉलिज्म की जो साइट है उसे कहा जाता है लीवर। लीवर एक प्राइमरी साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म है। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म इज द कन्वर्जन ऑफ ड्रग फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। मीन्स वो ड्रग को लिपोफिलिक से हाइड्रोफिलिक बनाता है, जिसकी वजह से ड्रग को इलिमिनेट करने में बॉडी को बहुत ही आसानी होती है। जो मेटाबॉलिज्म होता है वो मेनली फिर से एक बार चार टाइप का होता है, जिसमें एक्टिव ड्रग टू inactive metabolite, then active drug to active product, then inactive drug to active metabolite and drug to reactive or harmful metabolites, इसे कहा जाता है मेटाबॉलिज्म। सो हम इन टर्म्स को डिटेल में देखेंगे। एक्टिव ड्रग टू इनएक्टिव मेटाबोलाइट, यानी कि हमारा जो जो ड्रग है वो ऑलरेडी एक्टिव फॉर्म में है और वो मेटाबॉलिज्म में जाने के बाद वो इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा। जैसे कि उनके एग्जांपल हमने देखे, ऐसे कौन से ड्रग है, आइबुप्रोपेन है, पैरासिटामोल है, क्लोरामफेनिकोल है। देन हम देखेंगे दूसरी टर्म एक्टिव ड्रग टू एक्टिव मेटाबोलाइट और एक्टिव प्रोडक्ट। सो हमारा ड्रग ऑलरेडी एक्टिव है और जब उसका मेटाबॉलिज्म भी होगा तब भी वो फिर से एक्टिव प्रोडक्ट में ही कन्वर्ट होगा। जैसे कि फिनाएसिटिन कन्वर्ट होगा एसिटामाइनोफेन में, देन मॉर्फिन कन्वर्ट होगा मॉर्फिन 6 ग्लूकुरोनाइड में, डिजिटॉक्सिन कन्वर्ट होगा डिगॉक्सिन में। देन हम देखेंगे नेक्स्ट टर्म इनएक्टिव ड्रग टू एक्टिव मेटाबोलाइट, इन्हें कहा जाता है प्रोड्रग। बहुत बार आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज मीन्ड बाय प्रोड्रग। सो inactive drug is converted into active metabolite after metabolism is known as a prodrug। ओके, ये बात आपको याद रखनी होगी कि जब हम ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करेंगे वो ड्रग कंप्लीटली इनएक्टिव फॉर्म में होगा और वो एक्टिव कब होगा, जब वो मेटाबॉलिज्म के अंदर जाएगा। ओके, सो हम यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे उनके, लेवोडोपा है, कार्बिडोपा है। जो लेवोडोपा है वो कन्वर्ट होगा डोपामाइन में, देन कार्बिडोपा, देन प्रेडनिसोन टू प्रेडनिसोलन। ये जो टर्म्स है ये एग्जांपल है इनएक्टिव ड्रग टू एक्टिव मेटाबोलाइट, यानी ये एग्जांपल है प्रोड्रग्स की। देन हम देखेंगे ड्रग टू रिएक्टिव और हार्मफुल मेटाबोलाइट, यानी कि हमारा जो ड्रग है वो जब मेटाबॉलिज्म के अंदर जाएगा तो उसका जो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कन्वर्जन होगा वो हार्मफुल प्रोडक्ट में होगा, जो कि हार्मफुल होगा हमारी ह्यूमन बॉडी को। उसका एग्जांपल है आइसोनियाजाइड इज कन्वर्टेड इनटू एसिटिल आइसोनियाजाइड। देन उसके बाद जो मेटाबोलाइट, मेटाबॉलिज्म के बाद हमें जो मेटाबोलाइट मिले हैं वो जाएंगे अंदर, इसके अंदर एक्सक्रीशन की स्टेप के अंदर, जो कि हमारी जो ड्रग है वो एक्सक्रीट होगी हमारी बॉडी से थ्रू यूरिन है, बाइल, देन स्वेट, सलाइवा एंड फेसिस के फॉर्म में हमारी ड्रग जो है एक्सक्रीट आउट होगी हमारी बॉडी। हम यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड। देन जो मैकेनिज्म है हमारे एब्जॉर्प्शन का, ड्रग के एब्जॉर्प्शन का, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस सारी प्रोसेस में। और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ड्रग ट्रांसपोर्ट, कि ड्रग हमारी ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, जो कि मैंने इस टेबल फॉर्म में आपको ऐड कर दिया है। ये सभी टर्म्स मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आगे स्लाइड्स में एक्सप्लेन किए, लेकिन जब आप रिवाइज करेंगे तब इस ट्री डायग्राम के थ्रू ही आप रिवाइज करना। सो व्हाट इज मीन्ड बाय जो ड्रग ट्रांसपोर्ट है वो मेनली तीन टाइप के होते हैं, पैसिव डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन एंड स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट। सो पैसिव डिफ्यूजन गाइस, ऑलमोस्ट 90% ऑफ ड्रग्स जो होते हैं वो पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। पैसिव डिफ्यूजन का क्या होता है, जिसको एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी कि एनर्जी कौन से फॉर्म में यूज करते हैं, एटीपी के फॉर्म में यूज करते हैं। लेकिन पैसिव डिफ्यूजन में एटीपी की जरूरत तो नहीं होती है, उसी के साथ कैरियर की भी जरूरत नहीं होती है। देन पैसिव डिफ्यूजन जो है एक ऐसा डिफ्यूजन प्रोसेस है, ड्रग ट्रांसपोर्ट प्रोसेस है, जो कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ होता है। यानी कि हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन हमारी जो ड्रग है वो ट्रेवल करती है कहाँ से, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। आप सिंपली याद रखना, ये हमारा हाथ यानी कि सेल मेम्ब्रेन है, इधर है ड्रग का हाई कॉन्सेंट्रेशन और इस साइड है ड्रग का लो कॉन्सेंट्रेशन। सो हमारी ड्रग कहाँ से कहाँ ट्रेवल करेगी, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, इसे कहा जाता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। और इस प्रोसेस में क्या होगा, ना ड्रग को एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ना ड्रग को कैरियर की जरूरत पड़ेगी, उसे कहा जाता है पैसिव डिफ्यूजन। देन हम देखेंगे नेक्स्ट उसके जो एग्जांपल है
एसिडिक ड्रग जो है, एसिडिक ड्रग का एग्जांपल क्या है? एस्पिरिन। सो एसिडिक ड्रग एब्जॉर्ब बेटर एट एसिडिक पीएच। ऐसा क्यों गाइस? क्योंकि ड्रग कभी भी अनआयनाइज्ड फॉर्म में अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो पाता है। सो क्योंकि अगर हमारा ड्रग यानी कि एस्पिरिन जो कि एसिडिक है, वो अगर जाएगा बेसिक बेसिक पीएच में, सो वहां पे जाके वो क्या हो जाएगा? आयनाइज्ड हो जाएगा, उस पर चार्ज आ जाएगा। इसकी वजह से वो हमारी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा। इसकी वजह से एसिडिक अगर ड्रग है, वो कभी भी एसिडिक पीएच से बहुत अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब होगा। देन बेसिक ड्रग एट्रोपिन, एट्रोपिन सेम उसका भी एब्जॉर्ब्स बेटर एट एसिडिक पीएच, सॉरी एब्जॉर्ब्स बेटर एट बेसिक पीएच, क्योंकि वो बेसिक पीएच पे अनायनिस्ट फॉर्म में ही रहेगा। ये बात कभी भी याद रखना कि अगर ड्रग को एब्जॉर्ब होना है तो उसे हमेशा अनायनिस्ट फॉर्म में ही रहना पड़ेगा। देन हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप, जिसमें है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या होता है गाइस? हमारे सेल मेम्ब्रेन में कुछ छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ये मेनली साइज के बेसिस पर होता है। जो ड्रग का साइज उन पोर्स से ट्रेवल कर सकता है, वही ड्रग फिल्ट्रेशन के थ्रू ट्रांसफर होते हैं। हमारे सेल मेम्ब्रेन पर बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिनके थ्रू हमारे ड्रग ट्रेवल होकर फिल्टरेट हो जाते हैं। देन जिनके एग्जाम्पल है एल्ब्यूमिन एंड यूरिया। हम देखेंगे तीसरा टाइप, जो कि है स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट। स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट में आते हैं कैरियर ट्रांसपोर्ट एंड वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। सो कैरियर ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? कैरियर ट्रांसपोर्ट में फिर से दो टाइप होते हैं, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंड होता है फैसिलिटेड डिफ्यूजन। सो हम यहाँ पे फर्स्ट पहले देखेंगे कैरियर ट्रांसपोर्ट। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के एग्जांपल क्या क्या है? लेवोडोपा है और मिथाइल डोपा है। देन फैसिलिटेड डिफ्यूजन के टाइप क्या, सॉरी एग्जांपल्स क्या क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन थ्रू GLUT यानी कि ग्लूट फोर ट्रांसपोर्टर। ओके। देन बहुत से बार आपको इन ट्रांसपोर्टर के भी डायरेक्टली एग्जांपल के साथ एमसीक्यू पूछा जाता है, तो इन एग्जांपल्स को भी बहुत अच्छी तरीके से याद रखना। देन एक्टिव ट्रांसपोर्ट के भी दो टाइप होते हैं, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी क्या गाइस? इनको ट्रांसफर होने के लिए एनर्जी की भी जरूरत पड़ेगी और कैरियर की भी जरूरत पड़ेगी। यानी एनर्जी कौन सी फॉर्म में यूज होगी? हमेशा एटीपी के फॉर्म में यूज होगी। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, उनको कैरियर भी लगेगा और एटीपी भी लगेगा। लेकिन जो फैसिलिटेड डिफ्यूजन है, उसको सिर्फ और सिर्फ कैरियर लगेगा, उसको एनर्जी नहीं लगेगी। ओके। सो देन आता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? यूनिपोर्ट, उसे कहा जाता है यूनिपोर्ट। यानी एक दरवाजा है, उसको कहेंगे हम यूनिपोर्ट को कहेंगे दरवाजा। सो उसमें से या तो लोग सिर्फ आएंगे या तो सिर्फ लोग जाएंगे, उसे कहा जाता है यूनिपोर्ट। जिसका एग्जांपल हमने क्या देखा है? कैल्शियम आयन पंप इन मसल्स। ओके। कैल्शियम आयन सिर्फ आएगा या तो जाएगा, उसे कहा जाता है यूनिपोर्ट, जो कि आता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर। देन हम देखेंगे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें आता है सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट। ओके। जो कि सिम्पोर्ट को कहा जाता है को ट्रांसपोर्ट एंड एंटीपोर्ट को कहा जाता है एक्सचेंज ट्रांसपोर्ट। ओके। अब सिम्पोर्ट क्या है? एक तो ये दरवाजा है, इसमें से दो जन या तो साइमल्टेनियसली जाएंगे या तो आएंगे, उसको कहा जाता है सिम्पोर्ट। देन उसकी वजह से उसको कहा जाता है को ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है ग्लूकोज सोडियम पंप। देन एंटीपोर्ट, एंटीपोर्ट का क्या है? एंटीपोर्ट को कहा जाता है एक्सचेंज ट्रांसपोर्ट। यानी कि एक फिर से एक बार एक डोर है, आप जिन ट्रांसपोर्ट को हमेशा एक दरवाजे की तरह याद रखना। ओके। एक डोर है जिससे साइमल्टेनियसली एक जा रहा है और दूसरा आ रहा है, एक साइड से एक जाएगा तभी दूसरी साइड से दूसरा आएगा, ये साइमल्टेनियसली चलता रहेगा। सो उसको कहा जाता है एंटीपोर्ट को एक्सचेंज ट्रांसपोर्ट भी कहा जाता है। यानी कि सोडियम पोटेशियम पंप और सोडियम हाइड्रोजन पंप, ये इनके एग्जाम्पल। ओके। ये सारा चार्ट आपको अच्छे से याद आ गया होगा, और यही सारी टर्म्स हम अगले स्लाइड्स में बहुत डिटेल में जानने वाले हैं। सो आप जब रिवाइज करेंगे, आप पहले पूरी टर्म्स को अच्छे से पढ़ना, बाद में इस फ्लो चार्ट के थ्रू ही मैंने जैसे बताया, सो बैठना, इस फ्लो चार्ट को देखना हमें क्या क्या याद आ रहा है, और जो याद नहीं आएगा उसे फिर से एक बार पढ़ लेना। सो हम यहाँ पे जाएंगे डिटेल
mechanism of drug absorption. So, drug needs to pass through multiple layers of a cells to reach their site of action. जैसे कि मैंने आपको कहा ड्रग को बहुत सारी लेयर्स को पार करते हुए उसके साइट ऑफ एक्शन तक जाना पड़ता है। और जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होती है ड्रग सेल मेम्ब्रेन की, वो कभी भी लिपिड बाइलेयर की बनी होती है जिसकी थिकनेस ऑलमोस्ट 100 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ये भी आप याद रखना, जो कि थिकनेस है वो कभी भी 100 एंगस्ट्रॉम तक रहती है। देन टाइप्स ऑफ ड्रग ट्रांसपोर्ट, जैसे कि हमने देखा मेनली क्या क्या है, पैसिव डिफ्यूजन है, फिल्ट्रेशन है, एंड जो हमारा था स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट है। हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ड्रग ट्रांसपोर्ट, जो कि हमने देखा है पहली पैसिव डिफ्यूजन है, फिल्ट्रेशन है, एंड स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट है। देन व्हाट इज मीन्ड बाय पैसिव डिफ्यूजन, जैसे कि मैंने कहा था मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म है जिसको एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती और ड्रग जो है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे और अनआयनाइज्ड ड्रग्स जो है एब्जॉर्ब करेंगे बेटर, जो कि हमने पहली भी स्लाइड में पढ़ा है। जो कि हमारा एसिडिक ड्रग है वो कभी भी एसिडिक पीएच से ही अच्छे से एब्जॉर्ब होगा, क्योंकि वहां पे वो क्या होता है, अनआयनाइज्ड होता है। देन सेकेंड टर्म हम देखेंगे फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या है, ड्रग जो है पास होता है थ्रू एक्वियस पोर्स, जो कि हमने पहले ही पढ़ा है। देन डिपेंड्स ऑन मॉलिक्यूलर साइज, जैसे एक्वियस पोर्स की साइज है वैसे ही अगर ड्रग्स की साइज होगी तो इजीली फिल्ट्रेशन के थ्रू वो पास हो जाएंगे, जिनके एग्जांपल एल्ब्यूमिन एंड यूरिया। देन हम देखेंगे स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट। ओके, स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट में हमने क्या क्या देखा था, कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट यूजेस स्पेसिफिक कैरियर्स, क्योंकि उसके नाम में ही है कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट, जो कि यूज क्या करेगा, स्पेसिफिक कैरियर्स। ओके, देन जो कि इंक्लूड कर दे फैसिलिटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव डिफ्यूजन। हमने क्या पढ़ा है, जो फैसिलिटेड डिफ्यूजन है उसको क्या रहेगा, सिर्फ कैरियर रहेगा, लेकिन जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसको क्या लगेगा, कैरियर भी लगेगा, उसके साथ साथ एनर्जी भी लगेगी। देन हम देखेंगे फैसिलिटेड डिफ्यूजन, जिसको मैंने जैसे कहा था उसको एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती। फैसिलिटेड, फैसिलिटेड क्या करने का, जो उसको सिर्फ कैरियर है, बैठने का जाने का, बैठने का जाने का, सीधा वो पहुंचने वाला है। सो उसको खाना लगने वाला है क्या, नहीं, उसको एनर्जी नहीं लगेगी। देन ड्रग ट्रांसपोर्टेड अलोंग विथ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, वो भी पैसिव डिफ्यूजन की तरह हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन मूव करेगा, जिसका एग्जांपल क्या है, जो कि हमने देखा है, ट्रांसफर ऑफ ग्लूकोज अक्रॉस मसल सेल मेम्ब्रेन बाय GLUT4 ट्रांसपोर्टर। यहाँ पे हम देखेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो कि हमने फैसिलिटेड डिफ्यूजन पहले देखा है। देन हम देखेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव, ये बंदा बहुत एक्टिव है, जिसको कैरियर भी लगेगा और खाना भी लगेगा, यानी एनर्जी भी लगेगी। वो एनर्जी किस फॉर्म में लगेगी, उसको एटीपी के फॉर्म में लगेगी। तो देखो, रिक्वायर्स एनर्जी, ओके, रिक्वायर्स एनर्जी ब्रैकेट में हमने लिख दिया एटीपी। देन मूव्स ड्रग अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, क्योंकि ये एक्टिव है, ये सबसे हटके काम करेगा, कुछ तो भी अलग करेगा। तो वो क्या करेगा, ड्रग को लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, इसलिए उसको एनर्जी लगेगी। ओके, क्योंकि बाकी सब तो फ्लो के साथ जा रहे हैं, उनको कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड है क्या, नहीं, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट को एनर्जी लगी। देन जो पी ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ड्रग के ट्रांसपोर्ट के लिए फ्रॉम इलेक्ट्रोसाइट्स इनटू ल्यूमेन। जो पी ग्लाइकोप्रोटीन जो होते हैं हमारे, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्या करने के लिए, ड्रग को मूव करने के लिए फ्रॉम इलेक्ट्रोसाइट्स इनटू ल्यूमेन में ट्रांसफर करने के लिए ड्रग को कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, पी ग्लाइकोप्रोटीन। इसको भी बहुत अच्छे से आप याद रखना। देन जो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, जैसे हमने पढ़ा, दो दो टाइप का होता है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट देन सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी। इसमें क्या होता है, जो एनर्जी है वो कैसे ऑब्टेन्ड होगी, डायरेक्टली हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी का हाइड्रोलिसिस करके वो एनर्जी ऑब्टेन्ड करेंगे। ओके, देन उसका एग्जांपल हमने क्या देखा था, यूनिपोर्ट था, यानी कि एक दरवाजा है, उससे या तो सिर्फ आदमी आएगा या सिर्फ जाएगा, जिसका एग्जांपल हमने देखा था कैल्शियम आयन चैनल वाला। देन हमने देखा है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, सोल्यूट कैरियर ट्रांसपोर्टर्स रिक्वायर्ड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसको क्या लगेगा, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट लगेगा, जिसे कहा जाता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जिसके हमने दो टाइप और देखे थे, एक था सिम्पोर्ट, दूसरा था एंटीपोर्ट। सिम्पोर्ट क्या होगा,
दोनों भी एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे, या तो आएंगे या तो जाएंगे, दोनों भी। जिसका एग्जांपल क्या था, ग्लूकोज सोडियम पंप। ओके, देन एंटीपोड, जिसका क्या है, मूवमेंट ऑफ सोल्यूट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जो मूवमेंट है वो साइमल्टेनियसली ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, एक आएगा तब दूसरा जाएगा। सो उसका एग्जांपल क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप। और हमने इंपॉर्टेंट एग्जांपल यहाँ पे याद रखनी है कि एस्पिरिन जो है वो एसिडिक ड्रग है, देन एट्रोपिन जो है वो बेसिक ड्रग है, देन ड्रग एब्जॉर्प्शन मेनली ऑकर्स बाय पैसिव डिफ्यूजन व्हाइल सम ड्रग्स यूज कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जो पैसिव डिफ्यूजन है, ऑलमोस्ट गाइस 90% ऑफ ड्रग जो है वो यूज करते हैं पैसिव डिफ्यूजन। रिमेनिंग 10% जो ड्रग है वो यूज करते हैं कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट को। सिंपल। अब हम जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। देन जो वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट था, जो कि हमारे, हम यहाँ पे देखेंगे, जो हमारा स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट था उसका एक्सप्लेन करते वक्त हमारा रह गया था। स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट है, उसका पहला टाइप है कैरियर ट्रांसपोर्ट और दूसरा टाइप है वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। उसको पिनोसाइटोसिस भी कहा जाता है, उस टर्म को हम अब देखेंगे। जो वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट है उसको पिनोसाइटोसिस भी कहा जाता है। इस पिनो टर्म को बहुत अच्छे से याद रखना गई। पिनो, हम पानी पीते हैं, पिनो, वही याद रखना, पिनो। ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ ड्रग्स इन पर्टिकुलर फ्रॉम अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। सो एंडोसाइटोसिस, एंडो यानी अंदर, ओके, स्मॉल ड्रॉपलेट्स इंगल्फ बाय सेल्स, सॉरी, स्मॉल ड्रॉपलेट्स इंगल्फ बाय सेल। ओके, जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स जो होंगे या फॉरेन पार्टिकल जो होंगे वो सेल क्या करेगी, इंगल्फ करेगी। ओके, यानी उसको खा लेगी। ओके, देन उसका एग्जांपल क्या है, WBC इंगल्फिंग वायरसेस। ओके, ये हमको याद रखेगा। एंडो यानी अंदर, साइटोसिस खा लेंगे भाई सीधा। देन आएगा एक्सोसाइटोसिस, एक्सो यानी क्या, बाहर। ओके, सिक्रेशन ऑफ ड्रग, हमारी सेल जो है वो सीक्रेट करेगी ड्रग को। उसका बहुत अच्छा एग्जांपल क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर का, रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स फ्रॉम सेल। ये आ गया वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट में। ये सारी टर्म, ये ट्रांसपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप क्या करना, ये सभी जो मैंने स्लाइड्स एक्सप्लेन किए ये सभी को अच्छे से पढ़ना, और उसके बाद जब आप रिवाइज करेंगे तब इस चार्ट के थ्रू अच्छे से उसको रिवाइज करना। देन जो एब्जॉर्प्शन है ड्रग का, so absorption refers to the movement of a drug from its site of administration to the systemic circulation, उसे कहा जाता है absorption। it is in a simple term, जो हम खाना, सॉरी, जो हम ड्रग को एडमिनिस्टर करेंगे वो वहां से होके हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में जब पहुंचेगी उस टर्म को कहा जाता है एब्जॉर्प्शन। ओके, देन हम देखेंगे जो वीकली एसिडिक ड्रग है, जो हमने पहले भी पढ़ा, उसका एग्जांपल है एस्पिरिन, जो कि अनायनाइज्ड फॉर्म होती है एसिडिक पीएच में, यानी कि हमारे स्टमक में जो पीएच होता है वो एसिडिक होता है। तो जो कि अनायनाइज्ड फॉर्म होगी हमारे स्टमक में, जो कि वहां से बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगी। देन बेटर एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्टमक, बिकॉज वहां का पीएच भी क्या है, एसिडिक है, और वो वहां पे अनायनाइज्ड फॉर्म में ही रहेगी। देन जो वीकली एसिडिक ड्रग है, जो कि मॉर्फिन है, देन क्विनिडीन है, उसी के साथ एट्रोपिन है, जो कि अनायनाइज्ड फॉर्म में कहा रहेगी, अल्कलाइन पीएच में, जो कि हमारे इंटेस्टाइन में होता है। ओके, देन बेटर एब्जॉर्ब फ्रॉम द इंटेस्टाइन। ये सिंपल मैकेनिज्म है हमारे एब्जॉर्प्शन का। सिंपली याद रखना, जो एसिडिक ड्रग है वो अच्छे से कहा से एब्जॉर्ब होगा, स्टमक में से, क्योंकि वहां पे क्या है, एसिडिक पीएच है। ओके, देन वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, एसिडिक ड्रग्स मोर रेडिली एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्टमक एंड बेसिक ड्रग्स आर मोर रेडिली एब्जॉर्ब फ्रॉम इंटेस्टाइन। खत्म। देन हम यहाँ पे देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। आपको सेमेस्टर के टाइम पे इस टॉपिक से 10 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है गाइस। तो आप इसको सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जीपेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों से पढ़ना। ओके, देन हम यहाँ पे देखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग। सो सिंपल बात है ना, जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा वहां से एब्जॉर्प्शन भी फास्टर होगा। सिंपल है, जहाँ ज्यादा लोग है वहां सेलेक्ट भी ज्यादा होंगे। सो यहाँ पे अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो यहाँ से एब्जॉर्प्शन भी ड्रग का ज्यादा होगा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से। ओके, देन अगर हमारा सॉल्यूशन डाइल्यूटेड हुआ, अगर वहां पे ऑलरेडी कॉन्सेंट्रेशन कम है तो ड्रग ज्यादा कहाँ से एब्जॉर्ब होगा ना। सो कॉन्सेंट्रेशन
बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एब्जॉर्प्शन के हिसाब से। देन एक्वियस सोल्यूबिलिटी, एक्वियस सोल्यूबिलिटी क्या है? सॉल्यूशन एब्जॉर्ब फास्टर देन सॉलिड। जो हमारा ड्रग है वो कभी भी सॉल्यूशन फॉर्म में ही होना चाहिए, क्योंकि सॉल्यूशन फॉर्म में ड्रग जो है डिजोल्व फॉर्म में होता है, तो उसकी वजह से वो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होता है। देन ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो अगर जो साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वहां पे अगर ब्लड फ्लो ज्यादा हुआ तो वो वहां से ड्रग को बहुत जल्दी रिमूव करने का काम करेगी, यानी कि ड्रग के एब्जॉर्प्शन को दिक्कत देगी। समझो, अगर यहाँ पे ड्रग है उसको रुकना है लेकिन ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा है, तो वो ब्लड के साथ ड्रग को बहा के ले जाएगी। उसको ये मैटर नहीं करता कि ड्रग का एब्जॉर्प्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, इसलिए ब्लड फ्लो हमेशा इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए। अगर ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है तो वो ड्रग के एब्जॉर्प्शन को भी डिक्रीज करेगा। देन एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन सरफेस, जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ही ज्यादा एब्जॉर्प्शन फास्टर होगा। देन एम्प्टी स्टमक इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ अ ड्रग, अगर हम खाना खाने के बाद गोली लेंगे या हमारा स्टमक फुलफिल है ऑलरेडी, देन अगर ऊपर से हम ड्रग लेंगे, देन क्या होगा? पहले हमारा स्टमक क्या करेगा? जो कि फूड है स्टमक में उसे पहले डाइजेस्ट करने का काम करेगा, देन हमारे ड्रग के ऊपर काम करेगा। इसलिए एम्प्टी स्टमक अगर होगा तो एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग भी ज्यादा होगा। देन आयनाइजेशन ऑफ अ ड्रग, जो कि हमने पढ़ा है कि अनआयनाइज्ड ड्रग में कभी भी और एब्जॉर्प्शन ड्रग का ज्यादा होगा। अगर ड्रग आयनाइज्ड होगी तो उसका एब्जॉर्प्शन भी डिक्रीज हो जाएगा। देन हम आज की लास्ट स्लाइड देखने वाले हैं गाइस, जो कि प्रेजेंस ऑफ फूड। प्रेजेंस ऑफ फूड में क्या होगा? जैसे कि मैंने कहा, अगर हमारे स्टमक में, हमारे पेट में ऑलरेडी फूड है, तो हमारा स्टमक कभी भी जो फूड हमने ऑलरेडी इनटेक किया है उसको पहले डाइजेस्ट करेगी, देन हमारे ड्रग पर काम करेगी। सो हमारा जो फूड है वो रिटार्ड करेगा हमारे ड्रग के एब्जॉर्प्शन को। इसका सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, जो हेलोफेंट्रिन। हेलोफेंट्रिन एक ऐसा ड्रग है जो ज्यादा एब्जॉर्ब होता है इन प्रेजेंस ऑफ फूड। ये एक्सेप्शन हमेशा याद रखना, इससे डायरेक्टली एमसीक्यू आ सकते हैं। जो कि जीपेट एक जनरल एप्टीट्यूड एग्जाम है, जिसमें जो सब करते हैं वही नहीं पूछते, जो एक्सेप्शन होते हैं नॉर्मल चीजों को नहीं पूछा जाता, जो एक्सेप्शन होते हैं हमेशा उनको टारगेट किया जाता है। तो आप इसको याद रखना। देन प्रेजेंस ऑफ अदर ड्रग्स, अगर कोई अदर ड्रग है, दो से ज्यादा ड्रग हम एक साथ ले रहे हैं, तो कुछ ऐसे ड्रग होते हैं जो दूसरे ड्रग के एब्जॉर्प्शन को वेरी करते हैं, कभी उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ाते हैं तो कभी उसका एब्जॉर्प्शन डिक्रीज करते हैं। देन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड अदर डिसीजेस, अगर हमें स्टमक से रिलेटेड या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो भी हमारे ड्रग के एब्जॉर्प्शन को चेंज कर सकते हैं, या तो बढ़ा सकते हैं या तो बहुत ज्यादा डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो गाइस, आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं। आज हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक देखे, जो कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल देखा फार्माकोकाइनेटिक, उनकी ईडीएमई पैरामीटर। देन हमने मेनली फोकस किया एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन किस तरीके से होता है। देन ड्रग ट्रांसपोर्ट के वेरियस टाइप्स देखे। देन मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन देखा, और सभी ड्रग ट्रांसपोर्ट की टेक्निक्स को डिटेल में जानने की कोशिश की। और उसके बाद हमने एब्जॉर्प्शन और फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। सो आप प्लीज मुझे भी सजेस्ट करना कि मैं इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। अगर आपके कुछ और भी ज्यादा डाउट होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, मैं उसको जरूर इम्प्रूव करूंगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगली लेक्चर में। थैंक यू। ऐसे ही और अच्छे वीडियोस के लिए और नोट्स के लिए, जीपैट 2027 की बहुत अच्छे प्रिपरेशन के लिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल फार्मियन। थैंक यू गाइस।